जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कंप्लीट कर ली है अपनी होम साइंस की सीरीज। जी हाँ, हम कर रहे थे क्लास 6 से 12 तक की सीरीज, जो हमारी कंप्लीट हो गई हो गई है। आई होप आपने सारी क्लासेस देखी होगी और उससे आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। नहीं देखिए तो भी टेंशन की बात नहीं, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। जितनी भी क्लास हमने की है क्लास 6 से लेकर 12 तक की, चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक भी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की प्रैक्टिस। जी हाँ, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जो कि हमारा है मॉडल पेपर 1 क्लास 12 का। ये देखिए, हमने बस ये स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास में आप देख सकते हैं, हमने मॉडल पेपर 1 जस्ट स्टार्ट ही किया था। तो इस तरह के जो है क्वेश्चन बनते हैं क्लास 12 में। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपके पास होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह के मॉडल पेपर क्लास 12 के बनते हैं। तो इसमें हमने बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हमने कर लिया है। आज की क्लास में हम करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। तो देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या कहता है। संसाधन के प्रकार के आधार पर खाद्य पदार्थों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, अथवा 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों की गतिविधियों एवं अनुभवों में वृद्धि होती है, स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं, खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण संसाधन की सीमा और प्रकार के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। पहला, न्यूनतम संसाधित खाद्य। ये कम से कम संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं जिससे ताजे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहती है। सामान्यतः इसके लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रक्रियाएं हैं साफ करना, काट छाँट करना, छीलना, पतले टुकड़े करना और निम्न ताप अर्थात प्रतिशत ताप पर भंडारण करना। दूसरा है संरक्षित खाद्य। इसके अंतर्गत संरक्षण के लिए प्रयुक्त की गई विधियाँ उत्पाद के गुणों में अधिक परिवर्तन नहीं करती, जैसे हिमशीतित मटर, निर्जलित सब्जियां और डिब्बाबंद फल इत्यादि। तीसरा है विनिर्मित खाद्य। इस प्रकार के उत्पादों में कच्ची सामग्री के मूल विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं और संरक्षण के कुछ बुनियादी तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे नमक, शक्कर, तेल या रासायनिक संरक्षकों का उपयोग किया जाता है। इसके उदाहरण हैं अचार, जैम, मुरब्बा, शरबत, पापड़, बड़ी। तीसरा है फार्मूलाबद्ध खाद्य। ये ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो अलग अलग अवयवों के मिश्रण और प्रसंस्करण द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिससे प्राप्त खाद्य उत्पादों का शेल्फ काल अपेक्षाकृत अधिक हो सके। इसके उदाहरण हैं डबल रोटी, बिस्किट, आइसक्रीम इत्यादि। नेक्स्ट है खाद्य व्युत्पन्न। अब खाद्य व्युत्पन्न क्या है देखते हैं। उद्योग में खाद्य पदार्थों के संगठकों को कच्ची सामग्री से शोधन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे गन्ने से शक्कर व तिलहन से तेल। अन्य मामलों में व्युत्पन्न अथवा संगठक को और अधिक संसाधित किया जाता है, जैसे तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन आदि। नेक्स्ट है संश्लेषित खाद्य। ये उत्पाद सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषण द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए उद्योगों में उपयोग में आने वाले एंजाइम और पोषक जैसे विटामिन। नेक्स्ट है कार्यमूलक खाद्य। ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो मानव स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालते हैं। कौन से? कार्यमूलक खाद्य। तो ये तो हमने देखा संसाधन के खाद्य के आधार पर खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था कि 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों के अनुभवों एवं गतिविधियों में वृद्धि होती है, इसको स्पष्ट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। जब बच्चे लगभग 3 वर्ष के हो जाते हैं तब उनकी गतिविधियां एवं अनुभवों में वृद्धि होने लगती है। हालांकि औपचारिक स्कूल में प्रवेश से पहले बच्चों को किस उम्र तक घर पर रखा जाना चाहिए, इस पर विशेषज्ञों की राय भिन्न है। इस आयु में बच्चे निम्न गतिविधियाँ करते हैं, जैसे जब बच्चा चलना, दौड़ना, चीज़ों को उलटना पलटना व बोलना सीख लेता है तो यह परिवेश के साथ सक्रिय भागीदारी करने में सक्षम हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों के साथ परस्पर व्यवहार से संबंधित जानकारी एकत्र करते हैं। तीसरा पॉइंट, इस उम्र में बच्चों की मातृभाषा का शब्द ज्ञान तेजी से बढ़ता है और साथ ही बच्चे में प्राकृतिक वस्तुओं जैसे बालू, जल, पक्षियों
जानवर व पेड़ पौधों और अन्य सामग्रियों की समझ बढ़ती है, उनमें और अधिक जानने की जिज्ञासा प्रबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इस उम्र में सीखने के लिए बच्चों को विद्यालय में अनुकूल परिवेश में अनौपचारिक कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। यदि हम बच्चों को एक जगह बैठाकर बड़े बच्चों के औपचारिक विद्यालय की भांति पढ़ने को बाध्य करेंगे तो बच्चों की जिज्ञासा खत्म हो जाएगी और वे बेचैन तथा असुरक्षित महसूस करेंगे। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि इस उम्र में बच्चों के सीखने का सबसे अनुकूल परिवेश अनौपचारिक कार्यक्रम है जो सुरक्षित, प्रेमपूर्ण तथा खेल सामग्रियों से युक्त होना चाहिए। तो किस उम्र के बच्चों की बात कर रहे थे ये हम? 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों की गतिविधि एवं उनके अनुभवों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चे, युवाओं और वृद्धजनों के लिए संस्थानों और कार्यक्रमों में प्रबंधन में रोजगार हेतु कौशल और क्षमताओं का उल्लेख कीजिए। क्या है? बच्चे, युवाओं और वृद्धजनों के लिए संस्थानों और कार्यक्रमों के प्रबंधन में रोजगार हेतु कौशल और क्षमताओं का उल्लेख कीजिए। तो उल्लेख करते हैं, देखते हैं। और क्वेश्चन ये भी है कि अथवा फैशन डिजाइन और व्यापार का कार्य क्षेत्र को विस्तार से समझाइए, यानी कि दोनों में से आप एक कोई भी कर सकते हैं, बट हम दोनों को एक बार देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं बच्चे युवाओं वाला। तो बच्चे, युवाओं और वृद्धजनों के लिए संस्थानों और कार्यक्रमों के प्रबंधन में रोजगार हेतु कौशल और क्षमताओं का उल्लेख निम्न। पहला है जन कौशल। किसी भी संगठन में काम करने अथवा उसे चलाने के लिए विभिन्न पदों पर कार्य करने वालों से बातचीत की आवश्यकता होती है, जैसे समुदाय, समाज। बच्चों, युवाओं एवं वृद्धों के लिए किसी भी कार्यक्रम अथवा संगठन की सफलता के लिए उस समाज या समुदाय में सम्मिलित होकर उनके साथ परस्पर कार्य करने की आवश्यकता होती है। समाज समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए एवं उनकी भागीदारी से ही कार्यक्रम की योजना, प्रबंधन एवं क्रियान्वयन करना चाहिए। दूसरा है निजी क्षेत्र। इस क्षेत्र के तहत वित्तीय संसाधनों संस्थानों, ध्यान दीजिएगा, निजी क्षेत्र। इस क्षेत्र के तहत वित्तीय संस्थानों, कंपनियों और संगठनों को शामिल किया गया है जो जीवन नवाचारी संबंधित कार्यक्रमों की सहायता के लिए अनिवार्य रूप से आगे आए हैं। यह निजी क्षेत्र के लिए सामाजिक दायित्वों को पूरा करने का एक अवसर है। तीसरा है सरकारी अधिकारी। संगठन या कार्यक्रमों को चलाने के लिए विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारियों से बातचीत करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है संगठन में काम करने वाले व्यक्ति। संगठन को नियमित रूप से चलाने के लिए वहां संलग्न सभी लोगों के मध्य परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध होने आवश्यक है। यह किसी संगठन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण। और नेक्स्ट और लास्ट है प्रशासनिक कौशल। किसी संगठन को चलाने अथवा उसका प्रबंधन करने में वित्तीय हिसाब किताब रखना, व्यक्तियों की भर्ती करना, स्थान किराए पर देना, उपकरण खरीदना, रिकॉर्ड और सामान का लेखा जोखा रखना आवश्यक है। तो ये हमने क्या देखा? बच्चों, युवाओं और वृद्धजनों के लिए स्थानों और कार्यक्रमों के प्रबंधन में रोजगार हेतु कौशल और क्षमताओं का उल्लेख। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, क्या पूछा गया था कि प्रबंधन में फैशन डिज़ाइन और प्रबंधन का तो हमने देख लिया। दूसरा क्वेश्चन हमने अथवा में हमसे पूछा गया था कि फैशन डिज़ाइन और व्यापार का कार्य क्षेत्र को विस्तार से बताइए, यानी कि जो फैशन डिज़ाइन और व्यापार का कार्य क्षेत्र है उसको विस्तार से समझाइए। तो उसका हम आंसर देख लेते हैं। तो वर्तमान में अनेक लोग फैशन उद्योग में आय के आकर्षक अवसरों के कारण इसमें जीविका पाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त फैशन उद्योग में स्वरोजगार में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी युवा अधिक प्रोत्साहित होते हैं। इसी कारण लगभग 1/3 फैशन डिजाइन व्यवसायिक स्व उद्यमी होते हैं। सामान्यतः फैशन डिजाइन व्यवसायिकों में स्वाभाविक कलात्मक और रचनात्मक गुण होते हैं। वे अपनी रचनात्मक और कलात्मक प्रतिभा का उपयोग विभिन्न फैशन के क्षेत्रों में अद्वितीय डिजाइन और संकल्पनाओं की रचना में करते हैं। आजकल फैशन डिजाइन व्यवसायिकों की मांग विभिन्न प्रकार है। आज ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ा हमने कि आजकल फैशन डिजाइन व्यवसायिकों की मांग विभिन्न प्रकार के उद्योगों में है। कुछ लोकप्रिय फैशन डिजाइन जीविकाएं देख लेते हैं। दृश्य व्यापार डिजाइन है, तो ये निम्न कार्यों के लिए उत्तरदायी होते। पहला, शोकेस में प्रदर्शन, दुकानों में सामान की व्यवस्था, आकर्षक प्रचार वाक्यों की रचना, पुतलों को आकर्षक ढंग से सजाने और प्रदर्शन का कार्य करना, विज्ञापन अभियानों का नेतृत्व करना और कपड़े रखने की व्यवस्था। तो ये सारी ही चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? दृश्य व्यापार डिजाइन के अंतर्गत। दूसरा है फैशन डिजाइन। तो फैशन डिजाइन के निम्नलिखित कार्य हैं। पहले, कपड़ों और परिधानों की रचना का विशिष्ट कार्य। दूसरा, लोकप्रिय फैशन डिजाइनों के साथ काम करना। तीसरा, स्वयं का फैशन का कार्य करना। सेट डिजाइन है, तो ये हमने देखा क्या फैशन डिजाइन। अब देखते हैं क्या सेट डिजाइन। ये निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। कौन से सेट डिजाइन? पहला क्या है?
पहला है चलचित्र के लिए सेट डिज़ाइन करना, व्यापार प्रदर्शनों और ध्यान दीजिएगा, व्यापार प्रदर्शनों और संग्रहालयों के लिए डिज़ाइन तैयार करना, तीसरा टेलीविज़न के लिए सेट डिज़ाइन करना और चौथा है नाटकों के लिए सेट डिज़ाइन करना। तो ये हमने क्या देखा, सेट डिज़ाइन देखा। और हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट देख लेते हैं आंतरिक डिजाइन। आंतरिक डिजाइन क्या है, तो आंतरिक डिजाइन का प्रमुख लक्ष्य कार्य को पूरी तरह निर्देश के अनुरूप करना होता है। उनका प्रमुख कार्य किसी भी विशेष स्थल या क्षेत्र को ऐसे आंतरिक रूप देना है जो उसके सौंदर्य, सुरक्षा और क्रियाशीलता में वृद्धि करे, जैसे खुदरा दुकानें, घर, दफ्तर, अस्पताल, होटल इत्यादि। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा फ्रेंड्स फैशन डिजाइन और व्यापार का कार्य क्षेत्र है। फैशन डिजाइन और व्यापार के कार्य क्षेत्र का हमने विस्तार से वर्णन किया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 18 कहता है कि इन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। पहला है कृषि, पोषण और खाद्य विज्ञान। 3 आपके पास ये पॉइंट है कि इन्हीं 2 पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं। अथवा में दे रखा वस्त्रों की देखरेख एवं रख रखाव के विभिन्न स्तरों का समीक्षात्मक विवरण दीजिए। तो यानी दोनों में से कोई एक करना है, बट अभी आपकी सुविधा के लिए हम दोनों ही क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए पहला है जो किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखी है। तो पहला देखते हैं कृषि। कृषि जनसंख्या के एक बड़े भाग के मुख्य व्यवसायों में से एक है, क्योंकि यहाँ की जलवायु ये परिस्थितियाँ कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त हैं। देश की कुल जनसंख्या का 70% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, जिसके लिए कृषि ही रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। देश के अधिकांश भागों में कुछ किसान शहरी बाजार में बेचने के लिए नकदी फसलें उगाते हैं और कुछ क्षेत्रों में आर्थिक महत्व वाली फसलें जैसे चाय, कॉफ़ी, इलायची, रबड़ आदि उगाते हैं, क्योंकि इनसे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारत विश्व में काजू, नारियल, दूध, अदरक, हल्दी और काली मिर्च के सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देशों में शामिल है। इसके अतिरिक्त मछली पकड़ना भी भारत का महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तो पहले हमने क्या किया, कृषि पर हमने जो है टिप्पणी लिख दी। दूसरा पोषण पर देख लीजिए। तो पोषण वह विज्ञान है जिसमें पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों के साथ साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण और उपयोग का अध्ययन किया जाता है। पोषण का संबंध भोजन और खाने के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलुओं से भी है। संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करने के लिए सही पोषण महत्वपूर्ण है। इसके अभाव में शरीर के लिए प्रतिरक्षा सुरक्षा बनाए रखने, घावों के भरने, दवाओं का उपयोग करने तथा अंगों के सही प्रकार से कार्य करने में भी परेशानी होती है। पोषण बीमारी की अवस्था में भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पोषण कुछ रोगों में प्रबंधन एवं उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ चिकित्सीय उपचार में पूरक का कार्य करता है। बीमारी से पूर्व एवं पश्चात ये पोषक स्थिति और सहायक रोग के पूर्वानुमान, स्वास्थ्य लाभ और अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के समय निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा जो हमने ये देख लिया, देखिए 3 तरह की टिप्पणी बोला था ना हमें, कृषि पर हमने देख लिया, पोषण देख लिया और ध्यान दीजिएगा इसमें इन्होंने बोला है किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखने के लिए आपको क्वेश्चन में, किन्हीं 2 पर, लेकिन हम तीनों ही देख लेते हैं। तो कृषि देख लिया, पोषण देख लिया, खाद्य विज्ञान देख लेते हैं। या रसायन विज्ञान और भौतिकी, पाक कला, कृषि विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान जैसे बुनियादी विज्ञानों के अनुप्रयोग से संबंधित एक विशिष्ट क्षेत्र है। क्या, खाद्य विज्ञान। यह एक अत्यधिक व्यापक विषय है जिसमें फसल काटने अथवा पशुवध से लेकर खाना पकाने और उपभोग तथा खाद्य के सभी तकनीकी पहलू जुड़े हुए हैं। खाद्य वैज्ञानिकों को खाद्य पदार्थों के संघटक, फसल काटने से लेकर विभिन्न प्रक्रमों और भंडारण की विभिन्न स्थितियों में होने वाले परिवर्तन, खाद्य पदार्थों के नष्ट होने के कारण और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है। खाद्य वैज्ञानिक खाद्य के भौतिक रासायनिक पहलुओं से संबंध रखते हैं, अतः हमें खाद्य की प्रकृति और गुणों को समझने में मदद करते हैं। तो ये हमने क्या देखा, खाद्य विज्ञान क्या है उसके बारे में हमने एक टिप्पणी देखी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा जो हमसे क्वेश्चन किया गया था कि वस्त्रों की देखरेख एवं रख रखाव के विभिन्न स्तरों का समीक्षात्मक विवरण दीजिए। तो उसको हम देख लेते हैं। तो देखते हैं, विभिन्न स्तरों पर वस्त्रों की देखरेख एवं रख रखाव, वस्त्रों की देखरेख एवं रख रखाव विभिन्न स्तरों पर किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। पहला है घरेलू स्तर। घरेलू स्तर पर किस तरह से वस्त्रों का रख रखाव देखभाल करते हैं देखते हैं। घरेलू स्तर पर प्रायः प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले वस्त्रों व घर में प्रयोग होने वाले हल्के वस्त्रों घर पर ही धोया या इस्त्री की जाती है। दूसरा है व्यावसायिक व्यक्ति।
ये वस्त्रों को धोने और इस्त्री प्रेस और सुसज्जित करने के लिए घर से ले जाते हैं। इन्हें प्रायः धोबी कहते हैं। ये घरों, छात्रावास, छोटे होटलों एवं रेस्टोरेंट जैसी संस्थाओं में अपनी सेवाएं देते हैं तथा पारिश्रमिक लेते हैं। धोबी पारिश्रमिक मतलब पैसा लेते हैं। धोबी धुलाई के लिए शहरों एवं नगरों में बने विशिष्ट स्थानों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? धोबी घाट कहते हैं। यानी कि जहाँ पर धोबी कपड़े को धोते हैं उसे क्या कहते हैं? धोबी घाट कहा जाता है। नेक्स्ट है धुलाई घर अथवा ड्राई क्लीन की दुकानें। धोबी के अतिरिक्त वर्तमान धुलाई घर अथवा ड्राई क्लीनिंग की दुकानें भी अस्तित्व में हैं। इन दुकानों पर ग्राहक अपने कपड़े वस्त्र को धुलवाने के लिए आते हैं तथा कुछ दिनों के बाद धुले और मिस्त्री किए हुए वस्त्रों को ले जाते हैं। बड़े धुलाई घरों के शहरों में विभिन्न केंद्र होते हैं। ये विशेष रूप से छात्रावासों, छोटे होटलों, रेस्टोरेंटों और छोटे अस्पतालों व नर्सिंग होम जैसी संस्थाओं के लिए होते हैं। कुछ धुलाई घर या ड्राई क्लीनिंग की दुकानें घरों व संस्थानों से वस्त्रों को लेने एवं पहुंचाने की सुविधा भी उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक धुलाई घर। तो ये क्या होता है? पढ़ा था हमने इन सभी के बारे में, बट हम क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं तो आप अच्छे से देख लीजिए। व्यावसायिक धुलाई घर क्या है? तो व्यावसायिक धुलाई घर विभिन्न भागों जैसे धुलाई, जल निष्कासन, सुखाना, ब्रश करना इत्यादि में व्यवस्थित किए जाते हैं। कुछ धुलाई घर अस्पतालों एवं संस्थानों के लिए अलग खंड में होते हैं, अर्थात अलग अलग भाग बनाए जाते हैं, जिसमें विशिष्ट वस्तुओं जैसी ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, सिंथेटिक वस्त्र, कंबल एवं कालीन इत्यादि होती है, जिनमें कुछ वस्त्रों की रंगाई एवं जरी पॉलिश जैसी विशिष्ट सज्जा की व्यवस्था होती है। अधिकांश धुलाई घरों में निरीक्षण सामग्री को छांटकर अलग अलग करना तथा पूर्व उपचारों जैसे रफू करना, मरम्मत करना एवं धब्बे हटाना इत्यादि के लिए केंद्र होते हैं। व्यावसायिक धुलाई घरों पर बड़े बड़े उपकरण अधिक संख्या में होते हैं तथा इनकी धुलाई की मशीनों में एक चक्र में 100 किलोग्राम अथवा अधिक भार लेने की क्षमता होती है। निर्जली धुलाई के लिए, निर्जल मतलब बिना जल के, तो निर्जल धुलाई के लिए उनके पास अनेक प्रकार की मशीनें होती हैं, जैसे जल निष्कासन, शुष्कम, समतल सतह प्रेस, रोलर, इस्त्री प्रेस, कैलेंडरिंग मशीन तथा तह लगाने एवं पैक करने की मेज और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली ट्रॉलियाँ। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था होती। जब कोई वस्त्र आता है तो उसका निरीक्षण किया जाता है तथा कोई भी नुकसान अथवा आवश्यक विशेषता को लिखा जाता है। इसके पश्चात एक रसीद दी जाती है जिस पर वस्त्रों की संख्या, प्रकार तथा उनके तैयार होने पर देय तिथि लिखी, यानी कि जब कपड़ा दिया गया उसकी तिथि लिखी जाती, डेट लिखी जाती। ग्राहक को दी गई रसीद के अनुरूप प्रत्येक वस्त्र पर कोड टैग लगाया जाता है, जिससे वस्त्रों की पहचान आसानी से की जा सके। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो है मॉडल पेपर जो हम कर रहे थे क्लास 12 का, ये हमारा आप कह सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट होता है, पूरा पेपर कंप्लीट होता है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर्स किए उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली हो, चीज़ें अच्छे से रिवाइज हुई होंगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।